उल्टा कैसे कर दिया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अबंडेंस दे रखा है यानी परसेंटेज दे रखी है और मास दे रखा है और आपसे लिथियम का मास निकाल रहा है, निकालने के लिए बोला है। अभी उल्टा क्या हो गया, लिथियम की जगह बोरोन है तो बोरोन का मास गिवन है और आपको जो आइसोटोप्स है उनके मास दे रखे हैं, आइसोटोप के मास दे रखे हैं, आपको अबंडेंस नहीं दे रखा। अगर आप अबंडेंस मतलब परसेंटेज, अगर आप देखो ये 92.5 और 7.5 को ऐड करोगे तो टोटल कितना परसेंटेज आएगा, 100। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना आएगा, 100, यानी ये पूरा लिथियम 100% है। उसमें से परसेंटेज वैल्यू डिवाइड हो रही है आइसोटॉप्स में। तो अगर आपको बोरोन के आइसोटॉप्स के परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज निकालने हैं, तो बोरोन के दो स्टेबल दे रखे हैं आइसोटॉप्स, दैट इज 5 एंड 10 एंड 5 एंड 11। अब इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो परसेंटेज अगर इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो आप परसेंटेज क्या ले लोगे, एक ले लोगे x% और दूसरा ले लोगे 100 माइनस x%। ठीक है, और ये जगह आपकी इसकी जगह पे पुट कर दोगे, मास ऑफ बोरोन आपको गिवन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिथियम की जगह बोरोन आ जाएगा, यहाँ पे 7.5 की जगह x आ जाएगा, 92.5 की जगह 100 माइनस एक्स आ जाएगा। मास इज गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? सोनिया एंड दिवांशु क्लियर? दिव्यांशु, ये एक्सरसाइज का 13.1 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 13.1 क्वेश्चन। डन? तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The three stable isotopes of तीन isotopes दे रखे हैं, have respective abundance, तीनों का abundance दे रखा है। The atomic masses of three isotope, आपके atomic isotope के mass given है। Obtain average atomic mass, the average atomic mass यानी कि यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो यहाँ पे किया है। सबका abundance और उनका मास प्लस में abundance इंटू में मास प्लस abundance इंटू में मास अपॉन में 100, आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाओ 13.3। 13.3 obtain the binding energy of nitrogen nucleus from the following data, given that give your answer in mega electron volt। तो आपको न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के मास का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको कैसे निकालना है, मैंने सिखाया था। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एक तो है कि अगर आप मास डिफेक्ट निकाल लें, यानी कि हम कौन सा कर रहे हैं, 13.3 कर रहे हैं, तो मास डिफेक्ट अगर निकाल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, मास डिफेक्ट निकालो और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। बट अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो मास इफेक्ट निकालो, मास इफेक्ट यानी डेल्टा एम निकालो और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। नाइट्रोजन न्यूक्लियस का निकालने के लिए बोला है, तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस का पहले तो हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन न्यूक्लियस में आपको देखो क्या है, ये नाइट्रोजन का मास दे रखा है, न्यूक्लियस का मास दे रखा है, पूरे नाइट्रोजन का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है और हाइड्रोजन का मास दे रखा है। हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन हो गया, उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है और इसमें मास ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। तो हमें मास डिफेक्ट निकालना है, तो पहले तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए आपको देखो क्या क्या गिवन है। मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटॉन का मास आपको गिवन है कितना, 1.00
783 AMU। अब ये मैंने क्यों बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक होता है, तो इसलिए हम इसको मास ऑफ हाइड्रोजन को हम मास ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं न्यूक्लियस का। और आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.00867 AMU, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मास का दे रखा है 14.00307 AMU। अब मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, पहले टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का मास टोटल निकाल लो और उसका एटम के न्यूक्लियस के मास से माइनस कर दो, ठीक है। तो मास अगर आप बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में आपको एलिमेंट क्या दिया हुआ है, आपको नाइट्रोजन का एलिमेंट दिया हुआ है N17 and 14, ये दे रखा है। जहां पे 7 क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हो, जेड से, तो यानी कि जेड हो गया 7, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और आपको ए गिवन है 14, ए कितना गिवन है 14, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ए माइनस जेड, यानी कि 14 माइनस 7 यानी कि 7, ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है। तो टोटल मास अगर निकालेंगे तो मास ऑफ 7 प्रोटॉन, तो क्या निकलोगे, 7 इंटू में क्या मास दिया हुआ है 1.00783, फिर आप क्या लिखोगे, मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन, तो 7 न्यूट्रॉन को 7 इंटू में 1.00867, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7.05481, और ये कितना आ जाएगा 7.0669, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका, टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा 14.11550, ये आ जाएगा, ठीक है। मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, जो टोटल मास दिया हुआ है उसमें से जो हमने कैलकुलेट किया है उसको माइनस कर दो, तो आपको ये टोटल मास गिवन है, एक्चुअल मास ये गिवन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने ये निकाला है, तो इसको आप कैसे निकालोगे 14.00307 माइनस हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या आ गया, अच्छा ये ज्यादा आ गया, तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये कितना आ गया 14.11550, इसमें से ये जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है इसको माइनस कर दो 14.00307, तो आंसर कितना आया, आपका आंसर आया माइनस करने पे 0.11243 AMU, ठीक है। यह आ गया मास डिफेक्ट। अब अगर आपको जूल में चाहिए तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 931 से मल्टीप्लाई करो। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, डेल्टा एम इंटू में 931, तो क्या आ जाएगा 0.11243 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर है, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, उनका मास निकाला, ऐड कर दिया, उसके बाद आपको एक्चुअल मास दिया हुआ है, तो जो हमने ऐड करके मास निकाला उसमें से एक्चुअल मास को माइनस कर दिया, मास डिफेक्ट मिल गया, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। क्लियर है, दिव्यांशु? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई आयरन का, ठीक है।
सेम वैल्यू दे रखी है आपको, हाइड्रोजन का मास अगेन दे रखा है, तो हाइड्रोजन का मास मतलब प्रोटॉन का मास, फिर न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, आयरन न्यूक्लाई इन सब का बीआई का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 931 की जगह 931.5 लेने के लिए बोला है ना। यहाँ पे क्या बोला है, 931 की जगह 931.5 लेने के लिए बोला है, तो आप 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम तरीका, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है इसमें। लास्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट विच न्यूक्लियस हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ग्रेटर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, दोनों में से किसका है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल ली, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात होती है ये, यानी कि ए से डिवाइड कर दो, और ए आपको पता है क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू जो दी होती है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है। तो जो भी आयरन की बाइंडिंग एनर्जी आपकी आती है, कितनी आ गई बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन, आयरन की आई आपकी बाइंडिंग एनर्जी सॉल्व करने के बाद 492.6, ठीक है, 492.26, ठीक है, ये आ गई। अब ये आपकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो इसको आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में एटॉमिक मास यानी मास नंबर। तो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी कितना गिवन है आपको, 56, तो 492.26 को 56 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बीआई के लिए निकालना है, और बीआई के लिए निकालोगे तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो 13.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, यानी एक कॉइन है। 13.5 को देखो, a given coin has a mass of 3 gram, calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other। तो देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ईच अदर मतलब सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कैलकुलेट करना है, और इस एनर्जी को हम कहते क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। हमने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है उनको सेपरेट करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो अगर इसने पूछ लिया कि कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड रिक्वायर टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन फ्रॉम ईच अदर, तो इसके लिए मतलब वो क्या पूछ रहा है, सिंपल वर्ड्स में बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है। For simplicity, assume that coin is entirely made of copper। अब इसके लिए इसने क्या बोल दिया कि जो कॉपर जो कॉइन है वो कॉपर का बना हुआ है, जिसमें दे भी दिया कॉपर 2963, 29 एटॉमिक नंबर और 63 मास नंबर, एक ही वैल्यू, जिसमें उसने कॉपर के न्यूक्लियस का मास भी दे दिया 62.92960, ठीक है, न्यूक्लियस का भी मास दे दिया है। द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो भी गिवन है आपको, प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास है, हो गया इजी, इसमें तो फिर कुछ है ही, है ना। तो बहुत आसान है ये तो, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, क्योंकि 3 ग्राम का है, क्योंकि कॉइन जो है वो 3 ग्राम का है और कॉपर का मास दे रखा है आपको 62.92, तो 3 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा मास, है ना। तो पहले तो आप जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी बेसिस पे, क्योंकि देखो कॉपर जो आपको दे रखा है 29 दे रखा है, कॉपर क्या दे रखा है 29 और 63 दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर आपका हो गया 29, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 29 हो गए, तो 29 इंटू मास जो भी होगा वो निकालोगे टोटल मास के लिए, और 29 को इसमें से माइनस करो तो 30, 33 और 34, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आएगा a माइनस जेड, है ना, a माइनस जेड करोगे तो वो कितना आया 34, a माइनस जेड किया तो वो कितना आया आपका 34 आ गया, ठीक है। अब 34 आ गया तो उसके फिर आप 34 को मल्टीप्लाई करोगे और आपका बाइंडिंग मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और टोटल मास निकालोगे तो ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पे कुछ 63.52 ये आ रहा है, जबकि कॉपर का मास आपको गिवन कितना है 62.92, तो माइनस करोगे मास डिफेक्ट मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिलेगा तो मास डिफेक्ट आपका आ गया, फिर उससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे, 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन आया ये
कितने के लिए आया? कॉपर के लिए आया, ठीक है, एक कॉपर के लिए, एक एटम के लिए आपको दे रखा है 30 ग्राम। कितना दे रखा है? 3 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर, एवोगाड्रोस नंबर, ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम, एक मोल में कितने मास होते हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, 12th में तो आता ही होगा। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एटम जब हम कहते हैं तो वो उसका एटॉमिक मास ही होता है जो उसका होता है ना। तो यहाँ पे आपको कॉपर दे रखा है जो कि कितना है? 26, 29 और 63। तो आप ये कह सकते हो कि जो 1 मोल ऑफ कॉपर है वो कितना ग्राम का कवर कर रहा है? 63 ग्राम कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है? 63 ग्राम कर रहा है कवर, ठीक है। और 63 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो आपने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है। कितना पढ़ा है? एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? अगर राउंड ऑफ ले लिया तो 6.6 इंटू 10⁻23 इतना होता है। यानी कि एक मोल में क्या हुआ कि एक मोल में 63 ग्राम है और 60 ग्राम में कितने एटॉमिक नंबर है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 6 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रोस। एक मोल में एवोगाड्रोस के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इतने हुए। अब आपको चाहिए कितने नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम? 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? कैसे निकालेंगे? अगर 63 ग्राम में इतने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कॉइन कितने ग्राम का है? 3 ग्राम का। तो 3 ग्राम में कितने एटम होंगे? एनी आइडिया कैसे करोगे? मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। 1 ग्राम में निकाल लेंगे, 1 ग्राम बनाना वाला कॉन्सेप्ट। 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? 6 इंटू 10⁻23 अपॉन में 63। आपको निकालना कितना है? 3 ग्राम में। तो 3 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6/10⁻23 अपॉन 63 3 कर दोगे, है ना। तो नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम, तो कितने आ गए वो नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम? मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो आगे आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड भाग आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 39 इंटू 10⁻22 ये मिल, 22। ठीक है। इतने नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है, समझ गए? ओके सर। तो ये नंबर ऑफ एटम मिला। और आपने जो इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी निकाली, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो निकाली आपने बाइंडिंग एनर्जी, वो निकाली आपने, कैलकुलेट करी मल्टीप्लाई करके 551 पॉइंट कितना है? 55.385 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, ठीक है। ये क्या निकाली आपने? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इतने एटम के लिए, क्योंकि 3 ग्राम का पूछा, तो उसने बोला था कि एक कॉइन है और वो कॉइन 3 ग्राम का है और वो कॉइन पूरा कॉपर का बना हुआ है। तो पहले तो आपने कॉपर के बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, अब उसके अकॉर्डिंग 3 ग्राम का निकालोगे। तो 3 ग्राम का निकालने के लिए क्या कर देना है? बाइंडिंग एनर्जी फॉर 3 ग्राम ऑफ कॉपर, 3 ग्राम ऑफ कॉपर कॉइन, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है 551.385 को, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.86 इंटू 10⁻22, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो, समझ गए? इस तरीके से आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे, इतने एटम के लिए निकालनी है, सिंपल सी बात है। आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना करना है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम निकाले, इतने नंबर ऑफ एटम है, उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया। करा क्या? प्रॉपर क्वेश्चन दोबारा समझो क्या कह रहा है। ए गिवन कॉइन, क्वेश्चन नंबर है 13.5 एक्सरसाइज का। अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। आपके पास एक कॉइन है जिसका मास 3 ग्राम दे रखा है। Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. अब इस कॉइन में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है उसके लिए निकालना है,
है ना, सिंपल सी बात है, 3 ग्राम के लिए निकालना है। तो आपने कॉपर का, पहले सिर्फ कॉपर का निकाल लिया बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद कॉइन की बात करेंगे, ठीक है। कॉपर का निकाला, तो कॉपर का निकालने के लिए आपने क्या कर दिया कि कॉपर में निकालने के लिए आपने क्या कर दिया कि सिंपल सी बात है, कॉपर के लिए आपने निकाला कि देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, उसका जो मास गिवन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा, टोटल निकाला, आपने कैलकुलेट वे में कैलकुलेट कर लिया कॉपर का मास, कॉपर के न्यूक्लियस का मास। और कॉपर के न्यूक्लियस का एक्चुअल मास आपको दिया हुआ है 62.92, आपका आया 63 पॉइंट समथिंग, आपने माइनस किया, आपका मास डिफेक्ट आ गया 0.59225 आ गया, ये आ गया मास डिफेक्ट। फिर आपने उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया बाइंडिंग एनर्जी, आपको मिल गई बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, कॉपर के लिए। पर जो कॉइन है जो कॉपर से बना वो सिर्फ 3 ग्राम का है, और जिस कॉपर का आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाला है उसका मास कितना है, 63 ग्राम, है ना। कॉपर का जो मास निकाला है उसका कितना है ग्राम है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम के लिए इतना है, तो 3 ग्राम के लिए कितना होगा, तो पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे कि 3 ग्राम में कितने हैं। हमें पता है कि 63 ग्राम में इतने एटम है, एवोगाड्रोस नंबर है एटम है, तो हम 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो 63 ग्राम में हमने नंबर ऑफ एटम देखे, क्योंकि हमने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली है वो 63 ग्राम के अकॉर्डिंग निकाली है, हमें चाहिए 3 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो 63 ग्राम के में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, मोल कॉन्सेप्ट, तो 6 इंटू 10 10 की पावर 23 एटम हो गए। अब हमें निकालना है 3 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड कर दिया, 3 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम आ गए। 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है कॉपर के। उसके बाद हमें पता है कि ये जो निकाला है वो 63 ग्राम का निकला है, कितने का निकला है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम का निकला है, तो हमें किसका निकालना है, इतने का, इससे मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट करना है, तो ये इस तरीके से करना था। क्लियर है सोनिया, रचित, दिव्यांशु? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस पे है 13.6 क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेंस। अब देखो ये 13.6 सिलेबस से बहुत पहले ही रख चुका है, न्यूक्लियर रिएक्शन फिजिक्स में लिखने को नहीं आती है, तो ये 13.6 को आप कट कर लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 13.7 पे, ठीक है। 13.7 पे हम निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला रिमाइंड करना है तो पीछे एक बार देख लो, जो लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मूले यूज करे थे उसी से कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ताकि आपको माइंड में आ जाए कि क्या क्या फॉर्मूले हमने यूज करने हैं और क्या क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे कि फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा कि क्या पढ़ा था हमने। एक तो फॉर्मूला आपका मैंने बताया था कि n/n0 इज इक्वल टू होगा 1/2 की पावर n, जिसमें n जो था वो t/t हाफ था, ये लिखवाया था, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए जो फॉर्मूले थे, ठीक है। एक आपने पढ़ा है -dn/dt, हाँ, dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है। और टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा है, टी हाफ फॉर्मूला पढ़ा है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। उसके बाद आपने पढ़ा है आर इज इक्वल टू लैम्डा एन पढ़ा है, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन भी पढ़ा है, ठीक है, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। एक और चीज फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, कहां से, यहां से, इस पॉइंट से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जब हमने इक्वेशन डिराइव करी थी तो इसमें एक फॉर्मूला आप बना सकते हो, n/n0 इज इक्वल टू लॉग हटा e एक्सपोनेंशियल हटा दोगे तो लॉग आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी, माइनस हटाओगे तो ये n0/n हो जाएगा लॉग का, दैट इज बेस ई है तो लैम्डा टी, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग n0/n अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू टी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेज हो गए वो जो हमें यूज करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, इन फॉर्मुलाज का हम यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो जो है 13.7 है ना, हमारा जो 13.7 है उसको देख लेते हैं।
13.7 पे। तो 13.7 अगर आप देखते हो तो उसमें क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ टी ईयर्स। हाफ लाइफ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? टी ईयर्स दे रखी है, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू, पहला पार्ट दे रखा है 3.125, पहला पार्ट है 3.125%, ठीक है। दूसरा दे रखा है 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा कह रहा है 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि बी पार्ट में बोल रहा है 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको जो एन नोड दिया, नहीं एन जो दिया हुआ है वो 1% ऑफ एन नोड है, यही तो मतलब हुआ। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि रिड्यूस टू 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? एन नोड। बची हुई वैल्यू क्या है? एन। तो जो बची हुई वैल्यू वो एन ओरिजिनल वैल्यू का 1% है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले पार्ट में आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। तो देखो पहला है 3.125%। अब इसको देखो मैं कई तरीके से हमने पढ़ा भी था। 100 का हाफ 50, यानी पहला हाफ क्या होगा 100 का 50। मैं अगर सिंपल कॉन्सेप्ट लगाए, अगर क्रॉस चेक करना हो तो जैसे कि 100% इनिशियल है, उसका फर्स्ट हाफ होगा, पहला हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 50%, है ना। पहला हाफ होगा तो क्या हो जाएगा 50%। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा। 100% पहला हाफ, फर्स्ट हाफ 50% हो गया, सेकंड हाफ होगा 25% हो गया, फिर थर्ड हाफ होगा यानी 2t हाफ, 3t हाफ हो जाएगा यानी थर्ड टी हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा 12.25, ठीक है, परसेंट। फोर्थ टी हाफ होगा तो हो जाएगा 6.125 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। और इस फिफ्थ टी हाफ होगा तब जाके 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना परसेंट बोला है, 3.125, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है। तो इस तरीके से परसेंट, यानी कि 5 हाफ लगेंगे, 5 हाफ लाइफ लग रहे हैं, यानी कि 5t आंसर है। ये एक जनरल वे है करने का, पर एग्जाम में इस तरीके से कर नहीं सकते, फॉर्मूला बेस पे जाना है। तो पहला पार्ट करते हैं, क्या बोला है 3.125% बोला है। अब 3.125% का मतलब क्या हुआ कि जो n बाय एन नोड की वैल्यू दे दी वो कितना हो गया, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल का 3.125% है एन नोड। इसको एन नोड को नीचे लाओगे तो n बाय एन नोड क्या हो जाएगा 3.125%। अब 3.125% को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करोगे, परसेंट हटा के, इस परसेंट को हटाया तो कितना हो गया 100, ठीक है। परसेंट हटाया तो 100, ये कितना आ गया 1/32। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/32, सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो आप 1/32 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो फॉर्म लिखी है मैंने, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, 1/2 की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 की पावर n की पावर n में कन्वर्ट करोगे तो 32 को कैसे कर सकते हो? 2 की कौन सी पावर होती है कि आंसर 32 होता है? 2 का कितना पावर करेंगे 32 आएगा? बताइए, मैथ्स है आप लोगों के पास। 2 की कितनी पावर की जाए कि 32 आंसर आए? 5। सोनिया कही 5, बिल्कुल सही। 2 की पावर 5 इज 32, तो हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया n की वैल्यू। क्या मिल गई? n की वैल्यू। n की वैल्यू 5 है और n का फॉर्मूला क्या पड़ा है ये, बट n इज इक्वल टू होता है स्मॉल t अपॉन में t हाफ, तो इज इक्वल टू 5 आया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू में t हाफ। अब t हाफ कितना दे रखा था? t ईयर्स, तो टोटल टाइम कितना आ गया 5 इंटू 5t ईयर्स, यानी कि टोटल टाइम कितना मिल गया 5t ईयर्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना मिल गया 5t ईयर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा है, ये एक तरीका हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि n जो है वो 1% ऑफ n नोड हो गया है। n जो है वो n नोड का 1%, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बी पार्ट में?
आप लिख सकते हो n/n0 जो है वो हो गया है 1%। क्या हो गया है? 1%। यानी कि n/n0 हो गया है 1/100। अब ये बताइए 100 को आप 2 की पावर क्या करें कि 100 वैल्यू आए? 2 की पावर ऐसी क्या करें कि 100 वैल्यू आए? नहीं आंसर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। 2 की पावर कोई है ही नहीं कि आप पावर करो कि 100 मिल जाए वैल्यू। ठीक है, 100 एग्जैक्ट 100 नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फिर हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 की पावर नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? फिर ये वाला, क्योंकि टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम का ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब ये वाले फॉर्मूले में लैम्डा जो है, ये लैम्डा, अब इस लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन में टी हाफ, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक है क्या? 2.303 लॉग n0/n अपॉन में टी, सॉरी लैम्डा। पर लैम्डा की वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में टी हाफ इंटू में लॉग n0/n। सिंपल है। n0/n की वैल्यू आपको पता है 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में टी हाफ कितना दे रखा है? टी ईयर्स इंटू में लॉग n0/n की वैल्यू क्या आ गई? 100। कितनी आ गई? 100। n0/100 ये हो गया 100। अब log 100 को क्या लिख सकते हो? log 100 को क्या लिखा जा सकता है? log 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे log 100 आ गया, इसको आप क्या लिख रहे हो? log 100 लिख रहे हो। अब log 100 को क्या लिख सकते हो? log 100 को लिख सकते हो t 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में टी, और इसको लिख सकते हो log 100 को 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 100 को लिख दिया 10 की पावर 2। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, log की पावर m इंटू में m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, n आगे आ जाता है। तो इसी तरीके से 2 आगे आ जाएगा, t 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में 2 इंटू में t, और log 10 की वैल्यू होती है 1। log t की वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है 1 सॉरी, t इंटू में 2 इंटू में 1। log 10 की वैल्यू होती है 1। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दो तो कैपिटल स्मॉल टी यानी कि टोटल टाइम आपको मिल जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? 6.65 टी ईयर्स। 6.65 टी ईयर्स, 6.65 टी ईयर्स, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो दो तरीके हैं, अगर वैल्यू 2 की पावर में कन्वर्टेबल है, अगर वैल्यू 2 की पावर में कन्वर्टेबल है, जैसे कि ये पहला पार्ट था, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, टोटल टाइम निकाल सकते हैं। बट अगर वैल्यू 2 की पावर में कन्वर्टेबल नहीं है, अगर वैल्यू 2 की पावर में कन्वर्टेबल नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं थी, मैंने यहीं पे आपको समझाया है। t इज इक्वल टू लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग n0/n अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो टोटल टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है सैंपल का कि इतने परसेंट कब तक कितने टाइम में डिक्रीज हुआ है, तो एक जो फॉर्मूला है वो ये है, अगर 2 की पावर में कन्वर्टेबल है, और अगर नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं और ये दोनों टाइप का क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हो गया है।
ठीक है, समझ गए? क्लियर है? सोनिया, रचित, दिव्यांशु? Yes, sir. इसको नोट करना है या रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 13.9 है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक 13.8 देख लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या कहता है कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी अबाउट 15 डिके पर मिनट। यानी कि जो डिके है वो इनिशियली जो नॉर्मल एक्टिविटी लिविंग कार्बन है वो पाई जाती है कि 15 डिके पर मिनट हो रहा है। इसका मतलब आपको एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। फॉर एवरी ग्राम, यानी हर ग्राम के लिए है, ऑफ कार्बन। This activity arises from the small proportion of the radioactive C14 present with the ordinary carbon isotope C12, ठीक है, कार्बन आइसोटोप से हो रही है। When the organism is dead, its interaction with the atmosphere, which maintains the above equilibrium activity ceases and its activity begins to drop। यानी कि पहले ये था, जैसे ही ये मर गया तो इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग गई, ठीक है। फ्रॉम द नॉन हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 की हाफ लाइफ दे रखी है। एंड द मेजर एक्टिविटी, द एज ऑफ द स्पेसिमेन कैन बी अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड। यानी कि हाफ लाइफ कार्बन 14 का पता होने के साथ साथ अगर हम रेडियो एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी हो रही है उस समय वो हमें पता हो, तो उसके बेस पे हम मैटर की लाइफ निकाल सकते हैं। जैसे होता है ना कि जो मम्मी निकाली जाती है, बॉडी निकाली जाती है, डेड बॉडी निकाली जाती है, डेड जो मम्मीज होती हैं जो दफनाई हुई होती हैं उनको निकाली जाती है, तो कार्बन मेथड से उनकी एज पता करते हैं। तो वही चीज है, तो एक्टिविटी के बेस पे की जाती है, क्योंकि उसमें कार्बन जो होता है वो एक्टिविटी शो कर रहा होता है, तो उसके हिसाब से हाफ लाइफ हमें पता है और उस समय क्या एक्टिविटी शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल टाइम को। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ C14 डेटिंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजी में यूज होता है। सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदारो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कि 9, अब जो है जो मोहनजोदारो से कोई एक्टिविटी है वो 9 ग्राम पर 9 डिके पर मिनट दे रहा है। मतलब कि जो अगर जो जीव है, जो वो ऑर्गेनिज्म है, वो जब जिंदा था तब वो 15 डिके पर मिनट दे रहा था। मरने के बाद जो है वो 9, अब जो है अब जब से वो मरा हुआ है अभी वो 9 डिके पर मिनट दे रहा है। तो आपको दो चीज तो यहां से पता चलेगी। इसको मैं रब कर रहा हूं। दो चीज तो यहां से एक पता चलेगी, 13.8 है ये, कि पहले जो इनिशियली एक्टिविटी थी R0 वो थी 15 डिके पर मिनट, ठीक है। और अब जो है अभी जो इस टाइम चल रही है वो है 9 डिके पर मिनट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको गिवन है। उसके बाद टी हाफ भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। टी हाफ कितना दे रखा है? 5730 ईयर, 5730 ईयर्स, ये हाफ लाइफ है। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपसे एज निकालने के लिए बोला है, यानी कि आपको स्मॉल टी निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। आपको ये नहीं पता सैंपल कितना बचा हुआ है। अगर ये पता होता इनिशियल वैल्यू सैंपल कितनी थी, अभी कितना सैंपल है, तो इससे तो और आसान हो जाता निकालना।
अभी सैंपल नहीं पता है तो हमें थोड़ा और तरीके निकालने पड़ेंगे। अब अगर आप देखो तो R इज इक्वल टू हमारे पास जो है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू होता है लैम्डा एन, ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एन होता है। तो अगर R इज इक्वल टू आर नोट अगर हम कर दें, क्या कर दें, R इज इक्वल टू R अपॉन में आर नोट कर दें, R अपॉन में आर नोट, ये हो जाएगा लैम्डा एन अपॉन में लैम्डा एन नोट। तो लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो गया, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया है तो n बाय एन नॉट बचा। अब n का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, n का फॉर्मूला ये पढ़ा है, तो n इज इक्वल टू हो गया एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में एन नॉट। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, तो आपको r बाय आर नॉट की वैल्यू मिल गई e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो e की पावर माइनस लैम्डा टी को हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा टी। ये यहां तक बात क्लियर है, माइनस हटाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है, रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आया मैं, इसको नीचे लेके चला गया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो आर नॉट बाय आर की वैल्यू e की पावर लैम्डा टी हो गया माइनस। इतनी बात क्लियर है सभी को? सोनिया, रचित, दिव्यांशु, तो Yes. आर नोट की वैल्यू दे रखी है 15, आर की वैल्यू हमें पता है 9, ये मिल गया एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी, ठीक है। अब आपको पता है कहीं से एक्सपोनेंशियल अगर हटाओगे तो दूसरी साइड लॉग लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, क्योंकि हमें ये निकाला तो मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 15/9, और इधर से एक्सपोनेंशियल हटाओगे तो हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग 15/9, और ये बेस ई है, ये क्या है, बेस ई है, लैम्डा टी इज इक्वल टू बेस ई है, ठीक है, 15/9। वैसे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे। अगर r बाय आर नॉट इज इक्वल टू एन बाय एन नॉट बन रहा है तो इस फॉर्मूले में एन नॉट बाय एन की वैल्यू ये है, फॉर्मूला तो वही बनना है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है, सिंपल सी बात है, सही है। तो फॉर्मूला हम इतना कुछ कर ही क्यों रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेते हैं, है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ या यहाँ लिख देता हूँ, मतलब t की वैल्यू आपको ये मिल गई बेसिकली। अब लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू तो पता है नहीं, है ना, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू सिर्फ वही चीज है, यहाँ पे आप यूज करोगे तो हम ये कर सकते हैं, साइड में डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। तो टी, क्योंकि टी निकालना है, मैंने बोला था कि अगर आपको परसेंटेज 2 की पावर में कन्वर्टेबल परसेंटेज नहीं पता है, हाँ बस इसका यूज हो गया कि r बाय आर नोट से हमने जो निकाल लिया वो इसको हटा दो, हटा ही दो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो निकाला गया वो कर लेते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एन बाय एन नोट, तो r बाय आर नोट की वैल्यू n बाय एन नोट है, जिसकी वैल्यू आपको मिली है 9/15, ठीक है। और फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमें कहता है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में लैम्डा इंटू में लॉग n नॉट बाय n। अब n नॉट बाय n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 इंटू लॉग 15/9 और अपॉन में लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो, 0.9693 इंटू में टी हाफ इंटू में टी हाफ। अब ये आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, टी हाफ भी आपको गिवन है, ये तो 3/5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो लॉग 5/3 की वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इंटू टी हाफ। टी हाफ कितना लिखा है आपको, 5730 इंटू में लॉग 5/3। अब 5/3 कैसे निकालोगे, लॉग 5/3 कैसे निकालोगे, अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा लॉग का, लॉग m बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, log 5 माइनस log 3, तो log 5 की वैल्यू लो, log 3 की वैल्यू लो और उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पे कुछ वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.2218,
0.2218, तो फाइनल आंसर आपका जो टी आएगा वो टी कितना आ जाएगा 4224 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। दूसरा हम जो मेथड जा रहे थे उससे भी आप कर सकते, तो लास्ट में फॉर्मूला यही बनता आपका। ठीक है, कुछ अलग नहीं था। क्लियर है रचित, सोनिया, दिव्यांशु? रचित? Yes, sir. हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसी साइड के क्वेश्चन मिलेंगे 13.9 भी, 9, 10, 11, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए। दूसरा, मैंने चैप्टर 1 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपलोड किए हैं गूगल क्लासरूम में, उसको अच्छे से रीड कर लो, समझ लो। एग्जाम्स में उसी में से कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बन के आ जाते हैं, तो उनको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, और अब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट सीरीज। टेस्ट कोशिश करें अगर आप लोग ऑफलाइन आके टेस्ट दे सको तो बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ अगर ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगे तो आके सिर्फ अपना टेस्ट दे के चले जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप लोग ऑफलाइन आके टेस्ट दे सको तो। ठीक है, तो बाकी चलो देखते हैं, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो असाइनमेंट, डेली सबमिट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के भेजूंगा। अभी आज चैप्टर 1 के भेजे हैं, डे बाय डे मैं हर चैप्टर के धीरे धीरे भेजता रहूंगा, तो आप उनको रीड करते रहें, समझते रहें। ठीक है, आज किसी के डाउट? दिव्यांशु, रचित, सोनिया? नहीं? तो मिलते हैं फिर No, नेक्स्ट, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।